दोस्तों, मोदी सरकार, बीजेपी और एनडीए के लिए एक के बाद एक नई मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। संसद से अदालत तक सरकार को आज झटके लगे हैं। एक तरफ लोकसभा में पेश जी राम जी विधेयक पर मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष ही नहीं बल्कि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी भी खड़ी हो गई है, तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ की गई साजिशों का भंडाफोड़ आज अदालत में हो गया है। राहुल एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी की चार्जशीट को ही खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने इस फैसले पर सत्यमेव जयते कहा है। प्रियंका गांधी ने इस मसले पर क्या कुछ कहा है, आइए जरा उसको सुनते हैं। प्रियंका गांधी के इस बयान को सुनिए। सत्यमेव जयते, आज सुबह से कांग्रेस पार्टी इस दो शब्दों को बार बार, आदर्श वाक्य है, आप जानते हैं ये हिंदुस्तान का, सत्यमेव जयते, और इसे बार बार कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है। और दोहराए भी क्यों नहीं, क्योंकि सचमुच कांग्रेस की यहां जीत हुई है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी के साथ साथ तमाम कई नेताओं को जो इसमें फंसाने की कोशिश हुई थी और खासकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जितना परेशान किया था, वहां से जीत तो हुई है। तो सरकार इस मामले को खींच रही है, यह आरोप प्रियंका गांधी ने लगाए। वहीं पवन खेड़ा ने और विस्तार से बताया है कि कैसे नेशनल हेराल्ड में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बन ही नहीं सकता, फिर भी बीजेपी ने ईडी, आईटी सबको दबाव में रखा है, सबको अपने प्रेशर में, और लगातार भेज कर लगातार सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश हुई। सुनिए। आज जो पिछले 12 सालों से हम कहते आ रहे हैं, आप सुनते आ रहे हैं, आप लोग हिम्मत जुटा के कभी कभी लिख भी देते हैं, वो आज साबित हो गया। जो प्राइवेट आर्मी की तरह ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग सबको इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं सरकार शब्द नहीं बोलूंगा, मैं प्रधानमंत्री शब्द भी नहीं बोलूंगा, मैं गृह मंत्री भी नहीं बोलूंगा, माफ कीजिएगा, मैं कहूंगा गैंग्स ऑफ गांधीनगर। ये गैंग्स ऑफ गांधीनगर जिस तरह से हमारी एजेंसीज का दुरुपयोग करता है, आज वो बेनकाब हो गया, आज उस पोल खुल गई। राउज एवेन्यू की एक अदालत ने नेशनल हेरल्ड, जो पिछले 12 साल से आप लोग रोज सुनते हैं लगभग, का जो केस, जो ईडी ने एक फर्जी केस बनाया था, आज ईडी के उस केस का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। द कोर्ट हैज रिफ्यूज्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ईडीज केस ऑन नेशनल हेरल्ड अगेंस्ट मिसेस सोनिया गांधी, अगेंस्ट मिस्टर राहुल गांधी एंड अदर्स। ये साजिश क्या थी, ये साजिश क्यों थी, ये साजिश किसने रची? किसने रची मैंने आपको बता दिया, गैंग्स ऑफ गांधीनगर। ये क्यों रची? आपने देखा आज से 3 दिन पहले, 2 दिन पहले रामलीला मैदान में लाखों लोग इकट्ठे हुए। आपने देखा कि राहुल गांधी बड़ी मुस्तैदी से, बड़ी निडरता से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए हमेशा सड़क पर होते हैं, हमेशा आवाज उठा रहे होते हैं। आपने देखा कि इस देश का संविधान और इस देश का लोकतंत्र तबाही होने की कगार पर है। अगर उसको कोई रोक कर खड़ा है तो वो राहुल गांधी है, वो कांग्रेस पार्टी है। ये साजिश इसलिए रची जा रही है कि कैसे राहुल गांधी को हतोत्साहित, राहुल गांधी के खिलाफ नहीं है, सोनिया गांधी के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं है। साजिश आप सबके खिलाफ है। ये साजिश इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ है। ये साजिश इस देश के संविधान के खिलाफ है। ये साजिश एक एक भारतवासी के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, क्योंकि उन सब की रक्षा करने का दायित्व इस देश की जनता ने विपक्ष को सौंपा है, और विपक्ष खास तौर पे राहुल गांधी उस दायित्व को बहुत मजबूती से निभा रहे हैं। यही दिक्कत है गैंग्स ऑफ गांधीनगर में। इनके जहन में अगर कुछ दिक्कत है तो वो यही है। पिछले 12 साढ़े 12 सालों से टीवी डिबेट्स हो रही हैं, हेडलाइन बनाई जा रही हैं, सुर्खियां बटोरी जा रही हैं, लोगों का ध्यान बाकी तमाम मुद्दों से हटाकर नेशनल हेराल्ड पर क्यों लाया जा रहा है? कभी पूछिए आप। अभी जब हम यहां बात कर रहे हैं तो संसद में चल रहा है, एक चर्चा चल रही है, डिबेट्स चल रही हैं कि महात्मा गांधी के नाम से जो स्कीम है, महात्मा गांधी का नाम हटाया जा रहा है। यह सब कुछ जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी हो या नेशनल हेराल्ड हो, यह सब स्मृति चिन्ह है उस
लंबे संघर्ष के, जिसकी वजह से हमें और आपको आजादी मिली। आपको पता होगा कि नेशनल हेराल्ड पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया था, और आज ये वही लोग जो उस वक्त मुखबिरी की साजिशें रचते थे, आज फिर नेशनल हेराल्ड के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। ये साजिशें इसलिए रची जा रही हैं। पीएमएलए, मेरे साथी बड़े काबिल वकील हैं, मोहम्मद खान, आप जानते हैं इनको, जाने माने हैं, ये आपको और इसके बारे में कानूनी बातें ये रखेंगे। लेकिन पीएमएलए का केस एक ऐसी कंपनी पर जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, सेक्शन 25 की कंपनी है, कैसे लग सकता है? जहां न आपको तनख्वाह मिल सकती है, जहां 1 रुपए का आपको बेनिफिट मिल सकता है, ना जहां अपने प्रॉपर्टी, यंग इंडिया की कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई, कुछ सेल नहीं हुई, पीएमएलए का केस लगा दिया। तो ये आपकी प्राइवेट आर्मी नहीं है ईडी। और ईडी के अफसर, सीबीआई के अफसर, इनकम टैक्स के अफसरों को आज आंखें खोलकर, कान खोलकर समझ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए कि वो खुद अपने भविष्य के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। यह खतरा उन सब के लिए है जो कठपुतली बनने को तैयार हो जाते हैं। आज जो राहत मिली है, राहत ये 4 या 5 नाम, सोनिया जी, राहुल जी और जो अनेक हमारे साथी हैं, उनके नाम की बात नहीं है। उनको राहत मिली ये बात नहीं, ये राहत आप सबको मिली है। ये राहत इस देश के लोकतंत्र को मिली है, क्योंकि चुप कराने की साजिशें चलती रही और चलती रहेंगी आगे भी। जब भी राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं, कोई महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हैं, तो प्रधानमंत्री का क्या जवाब? अरे साहब, ये मुद्दे हैं, वोट चोरी मुद्दा है, जो आप इस देश की संपत्ति को बेच रहे हैं अपने दोस्तों को, यह मुद्दा है। बेरोजगारी मुद्दा है, गिरता हुआ रुपया मुद्दा है, बढ़ती हुई महंगाई मुद्दा है, महिला सुरक्षा मुद्दा है। हम क्यों नहीं उठाएंगे किसानों के मुद्दे? हम क्यों नहीं उठाएंगे संविधान के मुद्दे? हम क्यों नहीं उठाएंगे दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, सबके मुद्दे? हम जब भी ये मुद्दे उठाते हैं, हमारा मुंह बंद करने के षड्यंत्र रचे जाते हैं। आज अदालत ने इन षड्यंत्रों को बेनकाब किया। आज राहत की सांस शायद ईडी वाले भी ले रहे होंगे कि चलिए, एक दबाव जो हम पर डाला जा रहा था वो खत्म हुआ। दबाव डालने वाले 2 नाम हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। ये सरकार कहना मुझे लगता है उचित नहीं होगा इनको। सरकारें ऐसी नहीं होती। सरकारों पे कुछ लोग जिस तरह से काबिज होते हैं, जिस तरह के लोग काबिज होते हैं, उनको लगता है वो गैंग चला रहे हैं। इस वजह से यह स्थिति पैदा हुई है। पहले स्वामी, उसकी शिकायत नहीं चल पाई, फिर ईडी के स्वामी खुद चले आए, नहीं चल पाई। भाई, स्वामी की शिकायतें अगर इतनी गंभीरता से लेते हो तो प्रधानमंत्री के चरित्र पर भी काफी कुछ ट्वीट कर देते हैं, फिर आप ट्वीट डिलीट कराते हो। क्यों नहीं उनकी उस ट्वीट पर जांच कराते? प्रधानमंत्री के चरित्र पर जब स्वामी ट्वीट करता है तब आप चुप हो जाते हो, उनसे ट्वीट डिलीट कराते हो। कराइए ना जांच। वो तो एप्स्टीन फाइल्स, ये वो फलाना ढिमका बहुत कुछ बोल रहे हैं, करिए, चलाइए, मांग करते हैं हम भी, चलिए जांच करवाइए। मजाक बना के रखा है इस देश के लोकतंत्र का कि सारी एजेंसियों की आंखें खुलती हैं सिर्फ विपक्ष को देखने के लिए, कान खुलते हैं सिर्फ विपक्ष के खिलाफ। अब आपके सामने जो हुआ, तथ्य आपके सामने है। बार बार हम इस पूरे केस, इस पूरे प्रकरण के विषय में हम आपके सामने आते रहे हैं। अब तो आप लोगों को भी रट गया कि पीएमएलए में क्या सही फिट बैठता है, क्या नहीं बैठता, सेक्शन 25 की कंपनी कौन सी होती है। मोहम्मद जी, और मेरी जरूरत ही नहीं आपको कि ये राहत आपको, हमको, पूरे देश को मिली है। वही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि जब नेशनल हेराल्ड कांग्रेस पार्टी और हमारे नेताओं को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगाए गए, तब भी मैंने यही कहा था कि हम अंग्रेजों से नहीं डरे, तो बीजेपी और आरएसएस या मोदी और शाह क्या चीज है।
आज कोर्ट ने भी मोदी सरकार की कार्रवाई को अवैध ठहराकर राजनीति करने की दुर्भावना से रची ये साजिश को नाकाम किया है। ये वोट चोर सरकार लोकतंत्र को कुचलने की जितनी भी जोर जबरदस्ती कर ले, हम 140 करोड़ भारतीयों के लिए और इस संविधान को बचाने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। सत्य की जीत निश्चित है। ये बात यहां कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। दोस्तों, आपको याद होगा कि इस साल अप्रैल में भी ईडी ने जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप लगाए थे, तब भी कांग्रेस ने बता दिया था कि हम मोदी और अमित शाह से नहीं डरेंगे। 2022 में तो सोनिया गांधी से 3 दिन और राहुल गांधी से 5 दिन तक ईडी ने कई घंटे पूछताछ की थी। जैसा पवन खेड़ा ने बताया कि पिछले 12 सालों से बीजेपी इसी दुष्प्रचार में लगी है कि किसी तरह सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भ्रष्टाचारी बताए, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो रही। इधर अपनी सत्ता में मनमाने फैसले ले बीजेपी की आदत भी नहीं जा रही है। अब मनरेगा की जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 यानी बीबीजी रामजी विधेयक लाने की तैयारी है। आज लोकसभा में इसे पेश किया गया तो विपक्ष ने इसका पुरजोर विरोध किया। प्रियंका गांधी ने साफ कह दिया कि किसी भी कीमत पर हम इसे यहां पेश नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर हम इसको पास नहीं करने देंगे, किसी की सनक से काम नहीं होगा। यहां पर आप सबकी यहां सनक दिखाई दे रही है, सत्ता पक्ष के लिए कह रही थी प्रियंका गांधी। आइए जरा सुनिए क्या कह रही हैं प्रियंका, उनकी जुबानी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं नियम 72(1) के तहत इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करना चाहती हूं। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून पिछले 20 सालों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। ये एक इतना क्रांतिकारी कानून है कि जब इसको बनाया गया तो सदन के सभी राजनीतिक दलों ने इससे पूरी सहमति दी। इसके द्वारा 100 दिन का रोजगार इस देश के गरीब से गरीब लोगों को मिलता है, हमारे गरीब से गरीब भाई बहनों को। हम सब जनप्रतिनिधि हैं महोदय। जब हम अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं, आप भी जानते हैं, दूर दूर से हमें दिख जाता है कि मनरेगा का कौन मजदूर है। सबसे गरीब होता है, चेहरे पे झुर्रियां होती है, हाथ मिलाएं तो सर हाथ पत्थरों की तरह। हाँ सर, मैं कर रही हूँ, पहुंच रही हूँ, मुझे पहुंचने दीजिए। 1 मिनट लूंगी, मुझे पहुंचने दीजिए। सर, उनके हाथ पत्थरों की तरह कठोर होते हैं क्योंकि इतनी मजदूरी करते हैं। तो सर, मेरा जो इस बिल पर ऑब्जेक्शन है, सर, ये जो कानून है, इसके तहत हमारे गरीब भाई बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है, जो अधिकार मिलता है, वह इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है। मतलब जहां जहां रोजगार की मांग है, वहां इस योजना द्वारा 100 दिनों का रोजगार अनिवार्य है, देना अनिवार्य है। इसके साथ साथ केंद्र से इसके लिए जो पूंजी जाती है, वो भी मांग पर आधारित होती है। यानी कि इस योजना के लिए जितने पैसे जहां भेजने हैं, कितने भेजने हैं, वे जमीनी परिस्थितियों पर आधारित होता है और मांग के आधार पर निर्धारित होता है। सर, इस विधेयक की अनुसूची 1 में उपनियम 4(1) और 4(2) द्वारा केंद्र को इजाजत दी गई है कि वे पहले से ही निर्धारित कर लें कि कितनी पूंजी कहां भेजी जाएगी। इससे संविधान के 73वें संविधान संशोधन को नजरअंदाज किया जा रहा है। सर महोदय, इसके जरिए ग्राम सभाओं को इस योजना की मांग की जमीनी परिस्थितियों के आधार पर तय करने का पूरा अधिकार दिया जाता था। आज वो अधिकार कमजोर किया जा रहा है। सर, आखिर बात है, एक मिनट, जब आप इस पे पूरी डिटेल चर्चा हो तो आप डिटेल बोलना। इस पे आपकी पार्टी शुरुआत है सर, अभी शुरुआत है। सर, जो हमारे संविधान की जो मूल भावना है कि हर एक व्यक्ति के हाथों में शक्ति होनी चाहिए, वही मूल भावना पंचायती राज में है और उस मूल भावना के विरोध है ये जो
अधिनियम जो ये विधेयक आ रहा है सर, इस विधेयक के जो प्रबंधन है जिससे रोजगार का जो अधिकार है, कानूनी अधिकार है, वो कमजोर हो रहा है, वो हमारे संविधान के विपरीत है सर। ये हमारे इसी सदन ने ये कानून बनाया और इसी सदन ने ये अधिकार जनता को दिया है। ओके सर, एक और है सर, महात्मा गांधी मनरेगा में 90% अनुदान केंद्र से आता था। इस विधेयक द्वारा ज्यादातर प्रदेशों में अब 60% आएगा, इसको घटाया गया है। ओके सर, इससे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत भार होगी और खास तौर से ये वे प्रदेश जिनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही केंद्र की ओर से जीएसटी के बकाये के इंतजार में है। ओके माननीय सदस्य, सर इस विधेयक द्वारा केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है और जिम्मेदारी घटाई जा रही है। सर, जो 100 दिन का अधिकार आपने 125 करने की बात की है, लेकिन इसमें वेतन की बढ़ोतरी, आपकी जो मजदूरी की बढ़ोतरी है, इसकी कोई बात नहीं है। माननीय सदस्यों, सर ये सही बात है कि अभी तक जो बकाया है वो ही पूरा नहीं हुआ है। माननीय सदस्यगणों, मैं आपसे सर आग्रह आखिरी बात ये है सर कि हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। सर जब ये किया जाता है तो सरकार केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। माननीय सदस्यों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये सर आप पोस्टर रख दो नीचे। ये रख दूं? नहीं, आप पीछे वाले माननीय सदस्य, आप 72 में नियम में विरोध कर दें आप। सर आखिरी पॉइंट है कि बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। सर ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। खत्म करूं। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर। सर इस पूरे देश की यही भावना है। माननीय सर आखिरी बात यह है कि गहन जांच पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए और कोई विधायक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। धन्यवाद। तो कोई भी विधेयक किसी के सनक, किसी के पूर्वाग्रह से नहीं पेश किया जाना चाहिए, यह बात यहां कह रही है प्रियंका गांधी। राहुल गांधी ने भी चेतावनी दी है कि इसका पुरजोर विरोध होगा। राहुल गांधी ने पोस्ट में लिखा है कि यहां साफ कि मोदी जी को 2 चीजों से पक्की नफरत है। पहली बात क्या? तो महात्मा गांधी के विचारों से और गरीबों के अधिकारों से। ये 2 चीजें जिससे नरेंद्र मोदी को सख्त नफरत है, पक्की नफरत है। मनरेगा महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने का जीवंत रूप है, करोड़ों ग्रामीणों की जिंदगी का सहारा है, जो कोविड काल में उनका आर्थिक सुरक्षा कवच भी साबित हुआ। मगर प्रधानमंत्री मोदी को यह योजना हमेशा खटकती रही और पिछले 10 सालों से इसे कमजोर करने की कोशिश करते रहे हैं। आज वो मनरेगा का नामो निशान मिटाने पर आमादा हैं। मनरेगा की बुनियाद 3 मूल विचारों पर थी। पहला, रोजगार का अधिकार, जो भी काम मांगेगा उसे काम मिलेगा, ये रोजगार का अधिकार। दूसरा, गांव को प्रगति कार्य खुद तय करने की स्वतंत्रता। और तीसरा, केंद्र सरकार मजदूरी का पूरा खर्च और सामान की लागत का 75% देगी। वो जो सामान लाएंगे उसका 75% देगी। अब प्रधानमंत्री मोदी इसी मनरेगा को बदलकर सारी ताकत सिर्फ अपने हाथों में केंद्रित करना चाहते हैं। इसमें भी 3 पॉइंट यहां रख रहे हैं राहुल गांधी। बजट, योजनाएं और नियम
केंद्र तय करेगा। अब नरेंद्र मोदी का उनकी जो नई योजना है, ये जो नया कानून लेके आ रहे हैं, पहला कि बजट योजनाएं और नियम केंद्र तय करेगा, लेकिन राज्यों को 40% खर्च उठाने के लिए मजबूर किया जाएगा। और तीसरा, बजट खत्म होते ही या फसल कटाई के मौसम में 2 महीने तक किसी को काम नहीं मिलेगा। यहां साल भर काम की बात थी, यहां 2 महीने तक काम किसी को नहीं मिलेगा। यह नया बिल महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान है। मोदी सरकार ने पहले ही भयंकर बेरोजगारी से भारत के युवाओं का भविष्य तबाह कर दिया है, और अब यह बिल ग्रामीण गरीबों की सुरक्षित रोजी रोटी को भी खत्म करने का जरिया है। हम इस जन विरोधी बिल का गांव की गलियों से संसद तक विरोध करेंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बीजेपी तो अपने बचाव में तर्क दे रही है कि 2047 के विकसित भारत के उद्देश्य के अनुकूल यह विधेयक है, लेकिन देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने वाले इस फैसले से न विपक्ष सहमत है और न ही मोदी के सहयोगी। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी ने कहा है कि नए विधेयक में जो नया फंडिंग पैटर्न है वो राज्य सरकार पर साफ तौर पर बोझ डालेगा। यह बहुत चिंता की बात है, खासकर आंध्र प्रदेश जैसे नकदी की कमी वाले राज्य के लिए। यह बात कहना है टीडीपी का। आपको याद दिला दूं कि इससे पहले वक्त पर भी टीडीपी मोदी सरकार से नाराज हुई थी और तब मजबूरन विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजना पड़ा था। अब भी टीडीपी की मांग है कि इस विधेयक को संसद की समिति के पास, स्थायी समिति के पास भेजा जाए। चंद्रबाबू नायडू अगर मोदी से बार बार नाराजगी या विरोध दिखा रहे हैं तो समझ लीजिए कि अंदर चिंगारी सुलग रही है और कभी भी विस्फोट हो सकता है। नीतीश कुमार भी अब मोदी के लिए मुसीबत बन रहे हैं दोस्तों। उनकी हरकतें समझ से परे हैं कि बढ़ती उम्र में वो अजीबो गरीब काम कर रहे हैं या फिर सीएम पद का अहंकार उन्हें इतना चढ़ गया है कि किसी के लिए भी सम्मान नहीं रहा। यह तस्वीर देख लीजिए, यह तस्वीर देखिए, यह तस्वीर कल की है, नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं, यहां नीतीश कुमार की तस्वीर है। ये जो मुख्यमंत्री हैं, 10वीं बार चुने गए मुख्यमंत्री, ओथ लिया 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री। दरअसल डॉक्टरों की नियुक्ति पत्र जो है, डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटते समय सोमवार को नीतीश कुमार ने एक महिला का हिजाब ही खींच लिया। यह देखिए, याद कीजिए, इससे पहले चुनाव प्रचार में उन्होंने एक महिला प्रत्याशी को गले में माला पहना दी थी। इस तरह की अभद्रता अब नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों पर भारी पड़ सकती है। महबूबा मुफ्ती ने तो साफ साफ लिखा है इस मसले पर। क्या लिखा है जरा वो भी आपके सामने रख रहा हूं। महबूबा मुफ्ती लिख रही हैं कि नीतीश जी को व्यक्तिगत रूप से जानने और उनका सम्मान करने के कारण एक युवती का नकाब खींचते हुए देखकर मुझे गहरा सदमा लगा। क्या इस बुढ़ापे का असर माना जाए या मुसलमानों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की सामान्य स्थिति का? यह तथ्य और भी परेशान करने वाला है कि उनके आसपास मौजूद लोग इस भयावह घटना को एक मनोरंजन की तरह देखते रहे। नीतीश साहब, शायद अब आपके पद छोड़ने का समय आ गया है। यह बात यहां साफ साफ कि नीतीश साहब, शायद अब आपके पद छोड़ने का समय आ गया है। तो नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग हो रही है। संसद में मोदी सरकार का विरोध हो रहा है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के विरोध में एक्यूआई के नारे मेसी के सामने, द ग्रेट फुटबॉलर मेसी के सामने लगाए जा रहे हैं, विदेशी मेहमानों के सामने लग रहे हैं। ये सारे लक्षण सरकार की सेहत और बीजेपी के भविष्य के लिए सही नहीं है दोस्तों। आइए, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी के बल्ले बल्ले हैं क्योंकि मीडिया उनके साथ है। आज भी देखिए, सुबह से चर्चा और खूब चर्चा यह होनी चाहिए कि ईडी की फजीहत हो गई, बीजेपी की फजीहत हुई, सुब्रमण्यम स्वामी की फजीहत हो गई, लेकिन चर्चा क्या हो रही है? अभी तो खेल बाकी है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी अभी भी इस केस से बाहर नहीं निकल पाए हैं। ये बातें हो रही हैं। ये मीडिया है जिस मीडिया पर जाकर कांग्रेस के लोग अभी बैठे हुए हैं और वहां के डिबेट्स में भाग ले रहे हैं। लेकिन एक दूसरी तस्वीर देखिए, ये संसद की तस्वीर है जहां से बापू को हटाने की कोशिश हो रही है। जहां जहां महात्मा गांधी की तस्वीरें हैं वहां से हटाने की कोशिश ये सरकार कर रही है। तो आज चर्चा करेंगे दोस्तों कि क्या मोदी सरकार के लिए एंटी इनकम्बेंसी तैयार होने लगी है। एनडीए के सामने खड़ी हुई नई मुसीबत, और इस मुसीबत में कोर्ट और संसद से दोहरा झटका कैसे लगा है सरकार को, मोदी को।